सर नमस्ते। मुझे ना मेरी क्लास 6 की सोशल साइंस की किताब में एक चैप्टर है शासन और लोकतंत्र, और सच कहूं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्या आप प्लीज इसे एकदम आसान तरीके से समझा सकते हैं? नमस्ते प्यार। अरे बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो इसे समझते हैं। शुरू करने के लिए मैं ही तुमसे एक सवाल पूछता हूं। सोचकर देखो, अगर हर कोई बस वही करने लगे जो उसका मन करे तो क्या होगा? मतलब जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं ना, तो समाज में सब कुछ ठीक ठाक चले, शांति बनी रहे, इसके लिए कुछ नियम तो चाहिए ही, वरना तो हर तरफ गड़बड़ी गड़बड़ होगी, है ना? और सच तो ये है कि हम हर जगह नियमों को फॉलो करते ही हैं। घर पर देखो, मम्मी पापा के नियम होते हैं, स्कूल में टीचर्स के, और सड़क पर ट्रैफिक रूल्स। ये सारे नियम हमें सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखने में ही तो मदद करते हैं। अच्छा, तो सर ये जो पूरा सिस्टम है नियमों का, इसे कहते क्या है? बहुत बढ़िया सवाल प्रिया। यही जो फैसले लेने का, नियम बनाने का और ये पक्का करने का कि सब उन नियमों को माने, इसी पूरे प्रोसेस को हम शासन यानी गवर्नेंस कहते हैं। समझ गई सर। पर ये नियम बनाता कौन है और कौन ध्यान रखता है कि सब लोग इन्हें माने? ये काम है सरकार का। सरकार के ना 3 बड़े काम होते हैं, या समझ लो कि उसके 3 हिस्से हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक नई तरह की प्रॉब्लम आ गई, साइबर क्राइम। मतलब लोग ऑनलाइन पैसे चुरा रहे हैं। अब बताओ, एक सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी? यहीं पर सरकार के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। तो सरकार के 3 मेन अंग होते हैं। पहला है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है, मतलब एक्शन लेती है। और तीसरा न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानून सही से फॉलो हो रहा है या नहीं, और इंसाफ करती है। इस स्लाइड को देखो, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। साइबर चोरी को रोकने के लिए सबसे पहले विधायिका ने एक नया कानून पास किया। फिर कार्यपालिका, जैसे कि हमारी साइबर पुलिस ने उस कानून को यूज करके चोरों को पकड़ा। और आखिर में न्यायपालिका यानी कि कोर्ट ने केस की सुनवाई की और दोषियों को सजा दी। देखा कैसे तीनों ने एक टीम की तरह काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन सर, इन तीनों के पावर्स अलग अलग क्यों हैं? ताकि किसी एक के हाथ में सारी ताकत ना आ जाए। इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। इससे पक्का होता है कि हर हिस्सा दूसरे पर नजर रखे और पूरा सिस्टम बैलेंस में रहे। तो क्या इसका मतलब है कि पूरे इंडिया के लिए बस एक ही सरकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार भी अलग अलग लेवल पर काम करती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया। तुम सबसे पहले क्या करोगी? बल्ब चेक करोगी, फिर शायद स्विच। और अगर तब भी ठीक ना हो तो घर का मेन फ्यूज बॉक्स देखोगी। मतलब हर प्रॉब्लम को उसके सही लेवल पर सॉल्व किया जाता है। सरकार का भी कुछ ऐसा ही है। तो भारत में सरकार के 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पर है केंद्र सरकार। फिर हर राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकार होती है। और फिर सबसे नीचे हमारे शहरों और गांवों के लिए होती है स्थानीय सरकार। जैसे सोचो कि किसी एक गांव में बाढ़ आ गई, तो सबसे पहले स्थानीय सरकार मदद करेगी। अगर पूरे राज्य में आई तो राज्य सरकार। और अगर मुसीबत बहुत बड़ी है तो केंद्र सरकार भी मदद के लिए आगे आएगी। ठीक है सर, अब मुझे सरकार का स्ट्रक्चर तो समझ आ रहा है, लेकिन एक शब्द है जो मैं बार बार सुनती हूं, लोकतंत्र। इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, चलो अब लोकतंत्र पर ही आते हैं। देखो, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला डेमोस, जिसका मतलब है लोग या जनता, और दूसरा क्रेटोस, जिसका मतलब है शासन या पावर। तो डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब हुआ लोगों का शासन। अच्छा प्रिया, एक बात बताओ। अगर तुम्हारी पूरी क्लास को प्रिंसिपल सर से कोई बात कहनी है, तो क्या तुम सबके सब उनके ऑफिस चले जाओगे? नहीं सर, ऐसे तो बहुत भीड़ हो जाएगी और कोई बात भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। तुम लोग क्या करते हो? एक प्रतिनिधि चुनते हो, है ना? जैसे एक क्लास मॉनिटर जो पूरी क्लास की तरफ से बात करता है। हमारा लोकतंत्र, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक ऐसे ही काम करता है। हम सब मिलकर देश नहीं चलाते, बल्कि हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे सांसद और विधायक, जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। ओ, तो हम इन प्रतिनिधियों को चुनते कैसे हैं? हम उन्हें चुनते हैं अपने वोट से। और हम ये करते हैं वोटिंग के जरिए। और तुम्हें पता है, भारत में लगभग 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
हमारे देश में 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट देकर अपनी सरकार को चुनने में हिस्सा ले सकता है। देखो, एक और उदाहरण। अगर तुम्हारी क्लास को पिकनिक स्पॉट चुनना है और सब लोग हाथ उठाकर वोट करते हैं कि कहाँ जाना है, तो ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन जब तुम एक क्लास मॉनिटर चुनते हो जो तुम्हारी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाए, तो वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब भारत इतना बड़ा देश है, तो यहां हर फैसले के लिए सबसे वोट करवाना तो मुमकिन नहीं। इसलिए हम प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाते हैं। वाह सर, अब मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। शासन का मतलब है नियम बनाने और उन्हें लागू करने का तरीका। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये 3 लेवल पर काम करती है। और लोकतंत्र में हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए फैसले लेते हैं। बहुत अच्छे प्रिया, तुमने सब कुछ एकदम सही सही समझा। चलो, अब तुम्हारी समझ को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। तैयार हो? चलो, पहला सवाल। सरकार का कौन सा अंग कानून बनाने का काम करता है? कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका? ये तो बहुत आसान है। बी, विधायिका। एकदम सही। ठीक है, दूसरा सवाल। भारत में सरकार कितने स्तरों पर काम करती है? राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय, मतलब सी। 3। शानदार। और ये रहा आखिरी सवाल। डेमोक्रेसी शब्द में डेमोस का क्या मतलब था? मुझे याद है, डेमोस का मतलब है लोग, तो इसका जवाब है सी, लोग। बिल्कुल सही। तुम तो बहुत जल्दी सीखती हो प्रिया। तो प्रिया, आज की हमारी ये बातचीत खत्म करने से पहले मैं तुम्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के मोटो के साथ छोड़ना चाहता हूं। यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब है जहां धर्म है वहीं विजय है। यहां धर्म का मतलब है सही काम करना, कर्तव्य और न्याय। ये हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा शासन हमेशा न्याय और सही सिद्धांतों पर ही चलता है।